हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उदारवाद का। हम देखेंगे उदारवाद क्या विचारधारा है। शायद आप लोग भी उदारवादी है कि नहीं, है ना। पढ़ेंगे फिर पता चलेगा कि आप उदारवादी हैं या हम, है ना। अब हम देखते हैं उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या है? उदारवाद शब्द निकल के कहाँ से आया है और उसका जनक, ये देखो, ये उसके जनक है जो जॉन लॉक, जिनको कहा जाता है, ये है जॉन लॉक जो उदारवाद के जनक हैं। उदारवाद शब्द आया कहां से? उदारवाद का अर्थ होता है, इधर देखो, उदारवाद। उदारवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म। लैटिन शब्द के, लैटिन भाषा है, उसमें से लीबर से निकला है। किससे? लीबर से निकला है, ठीक है। और लीबर का अर्थ क्या होता है? लीबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक है। कितना समझ में आया? जो उदारवाद है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा में लिबरलिज्म से निकला है, जिसका अर्थ है लीबर। लीबर का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। मतलब जो उदार है उसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता, ठीक है। उदारवादी मतलब हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस पे उदारवादी विचारधारा हमारी आती है। उदारवादी विचारधारा का विकास कब, मतलब उदारवादी विचारधारा जो है उसका विकास कब होता है वो देखेंगे। तो जो उदारवादी विचारधारा है, जब हम समझ लो जैसे कि अब हम हैं, हमें एक कमरे में बंद रखा जा रहा है, हमें पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अब कभी हमें पता चला कि बाहर ऐसा होता है, लोग ऐसे जाते हैं, कार होते हैं, तो हम सोचेंगे हमें भी मिले वो स्वतंत्रता, है ना। तो इसीलिए ये हमारी उदारवादी विचारधारा आई। ये कौन लाया? जॉन लॉक। लेकिन इससे पहले ना इस उदारवाद में ना एक थिंकर और मतलब एक थिंकर और है, विचारक, जो हॉब्स है। उन्होंने इसके बारे में बात की थी। उनको इसका जनक इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने राज्य को ज्यादा महत्व दिया और व्यक्ति को कम, है ना, उदारवाद को कम। तो इसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उदारवाद में क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उदारवाद का अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नकारात्मक हो या सकारात्मक। मतलब जो जॉन लॉक है, उनका मानना था कि जो व्यक्ति है वो विवेकशील है। व्यक्ति क्या है? विवेकशील। विवेकशील का अर्थ क्या होता है? विवेकशील का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उसको अपने सही और गलत का पता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना उसको पता है, बस उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, है ना। तो ये जॉन लॉक का मानना था। क्या था? कि विवेकशील है। जैसे कि आप हो, है ना, आपको पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है, ठीक है। आपके मम्मी पापा से, आपके आसपास के जितने लोग हैं, सबके द्वारा आपको स्वतंत्रता, भाई तू कहीं भी जा, जो भी कर, जो मन करे वो कर, ठीक है, जैसा भी मन करे वो कर, ठीक है। पर अब आपको ये होना चाहिए कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो आप विवेकशील, अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आप विवेकशील हो। मतलब व्यक्ति को पता है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है, और आपको ये पता है कि आप गलत कर रहे हो फिर भी आप कर रहे हो, और आपको पता है कि आप सही कर रहे हो फिर भी आप वो काम कर रहे हो। तो ये आप क्या हो? आप एक विवेकशील व्यक्ति हो, ठीक है। तो जॉन लॉक का मानना था कि जितने भी व्यक्ति हैं सारे के सारे विवेकशील व्यक्ति हैं। व्यक्ति को पता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये जॉन लॉक का मानना था। और जॉन लॉक के साथ साथ जो हॉब्स थे, थॉमस हॉब्स, थोड़ा थॉमस हॉब्स के बारे में देखते हैं। ये जो थॉमस हॉब्स है, इन्होंने ना जॉन लॉक से पहले उदारवाद के बारे में चर्चा की थी। मतलब उदारवाद को ये लाए थे अपने उसमें, मतलब इन्होंने बोला था वेस्टर्न कंट्रीज में कि उदारवाद होना चाहिए, स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए। पर इन्होंने ना, इनका मानना ये था कि उदारवाद के साथ साथ हर व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति है उसको इन्होंने कम, जो व्यक्ति है उसको इन्होंने कम हो दिया, और राज्य, ऐसे समझो, व्यक्ति और राज्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना जो राज्य है उसको ज्यादा महत्व दिया। क्या दिया? महत्व, ठीक है। और जो व्यक्ति है और उसकी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको थोड़ा कम महत्व दिया। इसीलिए इसको इनका मतलब, इसीलिए उदारवाद का जनक इनको नहीं जॉन लॉक का माना जाता है। और जॉन लॉक का मानना यही था कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भाई नकारात्मक काम हो या सकारात्मक करे,
पर एक तरह से ना हम ना ये जो उदारवाद पढ़ रहे हैं ना, ये आगे आते आते थोड़ा चेंजेस आता है इसमें, ठीक है। उदारवाद में भी अभी ये नकारात्मक कहा जाता है इसको, पहले वाले उदारवाद को पारंपरिक उदारवाद, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, पारंपरिक उदारवाद। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रखा है, पारंपरिक, आधुनिक और एक सकारात्मक वाला, ठीक है, सकारात्मक उदारवाद। तो ये जो हमारा पारंपरिक है इसको नकारात्मक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये आया कैसे, मतलब लोगों के मन में आया कैसे भी उदारवाद होना चाहिए, है ना। थोड़ा इस पे हम खुद से डिस्कस करते हैं। यहाँ इधर ये लोग हैं, ये लोग हैं, अब इनके मन में आया कैसे भी क्या उदारवाद होना चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, वहाँ पे बहुत सारी क्रांतियां हो रही थी, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, है ना, और भी बहुत सारी क्रांति हुई थी, जिससे लोगों के अंदर ना ये थॉट्स आए कि यार हमें भी तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सब कुछ राजा के हाथ में थोड़ी ना होना चाहिए। जो राजा है, इन व्यक्ति को, अब ये एक पूरा राज्य है, ठीक है, राजा का पूरा इतना हिस्सा है, ये किसका है, ये है राजा का। ये किसका है, ये राजा का है, ठीक है। और जो उस साइड वाला है, इधर वाला, इधर कौन रहता है, इधर पूरे राज्य के जितने भी लोग हैं, ठीक है, प्रजा, राजा की कौन, प्रजा, इधर प्रजा रह रही है, इधर राजा रह रहा है, ठीक है। अब इन लोगों, अब जो व्यक्ति है वो देख रहा है कि राजा के यहाँ जो भी राजा है, मतलब वहाँ पे हर एक को स्वतंत्र, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, राजा को भी जो मन कर रहा है। लेकिन ये जो राजा है, हमें जो बोलता है हमें करना ही पड़ता है। और राजा के साथ साथ जैसे कि पुजारी वगैरह भी जो होते थे, वो मतलब पुजारी नहीं, फादर, वेस्टर्न कंट्रीज में जो ईसाई धर्म है उसमें जो फादर होते थे उनकी बात मानी जाती थी। यहाँ तक कि जो राजा होता था वो भी उनकी बात मानता था। तो उसके साथ ये लोगों को ये लगा कि यार हम तो एक तरह से गुलाम है ना, राजा के गुलाम होते जा रहे हैं, हमें तो कुछ करने की आजादी नहीं है ना, कुछ भी करने की आजादी नहीं है, हमारा जो मन कर रहा है वो हम कर ही नहीं पा रहे, जो राजा कह रहा है हमें वही करना पड़ रहा है। वो जितना हमें कह रहा है कि जितना हमने सब कुछ खेत में जो भी बोया हुआ है सब वो ले रहा है, हम क्या खाएंगे पिएंगे, हमें खुद से, हम खुद बोल रहे हैं, हमें खुद भी खरीदना पड़ रहा है, अपना खुद का माल है ना। तो वैसे ही लोगों को क्या लगा कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे इसका विकास हुआ कैसे, जो उदारवाद है इसका, तो उदारवाद के विकास का ना कुछ पॉइंट्स पहले बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करके। जैसे कि पुनर्जागरण, ठीक है, और क्या, धर्म सुधार आंदोलन, क्या धर्म सुधार आंदोलन में आंदोलन आ गया हमारा, पुनर्जागरण आ गया, तो एक हमारा रहेगा औद्योगिक क्रांति, एक और आएगा, नीचे ले लेते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, एक आ जाएगा व्यापारी वगैरह। अब देखिए क्या है, कंट्री है, वहाँ पे जो राजा है उधर रह रहे हैं, और जो राजा है उसकी ही बात मानी जा रही है, और जो लोग हैं उनकी बात को, मतलब जो राजा है वही को जो बोल रहे हैं वो लोग वही कर रहे हैं। तो लोगों में ना कुछ लोग अच्छे थे जिनको पता था कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें दिया नहीं जा रहा, हमें पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल रही, हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें पता भी हमें क्या करना है, फिर भी हमें करने ही नहीं दे रहे वो लोग। तो उसके लिए जो लोग जागरूक थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साहित्य वगैरह लिखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई यही चलता था ना, और तो सोशल मीडिया वगैरह तो अब चल रहा, तो हम तुरंत के तुरंत वायरल कर देते हैं भाई, देखो क्या हो रहा है हमारी इंडिया में, है ना। तो साहित्य वगैरह हो गया, और अखबार वगैरह द्वारा थोड़ा अखबार और साहित्य से लोगों को जगाना शुरू किया। फिर लोगों में क्या हुआ, लोग जागरूक हो गए, क्या हो गए, लोग जागरूक हो गए,
अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे लोग, फिर लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे राजा से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। राजा से पूछेंगे भाई राजा जी हमारे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा, हमें भी तो कुछ दो उसमें से, है ना, जो हम आपको गा के दे रहे हैं उसमें से हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हम भी तो अपना खा पी सकते हैं, हम सारा का सारा माल आपको दे रहे हैं और आप हमें खुद से हमारी माल हमसे बेच रहे हो, ऐसा करोगे। तो लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, लोगों को फिर जागरूक हो गए लोग, फिर लोगों को लगा कि भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं, हम राजा से नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब जब पूरे लोग जागरूक हो जाएंगे, ठीक है, ये राजा का हिस्सा है, ये प्रजा का हिस्सा है। ठीक है, राजा तो इतना सही है बस, और प्रजा कितनी है, इतनी है, प्रजा तो बहुत सारी है। अब जब सबके सब जागरूक हो जाएंगे तो राजा कहाँ तक किसको हैंडल करेगा, तो राजा को क्या, राजा को सब कुछ करना ही पड़ेगा, जो वो लोग बोलेंगे वो करना पड़ेगा। इस यही से पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, ये जो हमारा उदारवाद है ना 16वीं 17वीं शताब्दी में इसका विकास होना शुरू हो गया था। और ये जो उदारवाद है इसको ना 170 मतलब मैक्सिमम बता रही हूँ, मिनिमम तो 168 है ना, पर मैक्सिमम 170 कंट्री जो थी, ठीक है, उन्होंने अपना रखा उदारवाद। तो उदारवाद क्यों अपनाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, इसीलिए। तो पुनर्जागरण कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, पुनर्जागरण में मुझे इस तरह से साहित्य वगैरह अखबार धर्म सुधार आंदोलन क्या है, धर्म सुधार आंदोलन ये मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर। भाई ये कौन था, मार्टिन लूथर कौन था, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का रहने वाला था, जो कि एक ईसाई धर्म पर, कौन से धर्म का, ईसाई धर्म पर ये आंदोलन किया गया था। क्योंकि अगर का धर्म से ही पता चल रहा है, कोई धर्म होगा जो अपने मतलब उसमें रखना चाह रहा होगा, है ना, वैसे ही। तो ये जो मार्टिन लूथर था इसने क्या किया, धर्म सुधार आंदोलन, मतलब धर्म को सुधार, है ना। तो किसके खिलाफ किया था, फादर के खिलाफ। किसके खिलाफ, फादर। अब फादर कौन है, चर्च, जो चर्च होता है, चर्च में जो फादर होते हैं उनके खिलाफ, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो चर्च के जो फादर होते थे उनकी बात भी मानता था। कौन मानता था, राजा भी उनकी बात मानता था। तो जो चर्च था ना वो सारी चीजें अपने उस हिसाब से करवाता था वहां के लोगों से, मतलब चल लगे रहो, ये करके आना है, ये करना है, वो करना है, मतलब लोग अपने हिसाब से कोई काम कर ही नहीं पाते थे। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अब आंदोलन शुरू कर दिया, इस क्वेश्चन जब पुनर्जागरण हो गया, लोग जग चुके हैं, तो क्यों मतलब फिर क्यों माना जा रहा है, फिर क्यों मांगेंगे वो किसी की बात। अब उनको स्वतंत्रता चाहिए, उधर उनको पुनर्जागरण हो गया, वो जाग चुके हैं, फिर भी अपना चलाया जा रहा है बिन फालतू का। अब तो इसके खिलाफ फिर आंदोलन शुरू कर दिया भाई मार्टिन लूथर ने, बोला कि अब तो नहीं चलेगा, हम इधर भी स्वतंत्रता पूरी चाहेंगे धर्म के अंदर भी। ठीक है, तो उन्होंने इस पे आंदोलन शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, फादर के खिलाफ। क्यों, क्योंकि वहां पे उसकी बात बहुत मानी जाती थी, मतलब जिसको नहीं मानना होता था उसको जबरदस्ती मानना पड़ता, फादर ने बोला तो करना ही पड़ेगा। और फादर बड़ा चंड था, मतलब वो अपनी वो चलाता था, राजा के सामने भी उसकी चलती थी, फादर की। ठीक है, अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, पहले जो काम हम मशीनों से, मतलब जो हाथों से, जो भी मजदूर वगैरह होते थे वो हाथों से करते थे, कितने दिन लग जाते हो, 50 दिन। अब क्या हो गया, अब वही काम कितने दिन में हो रहा है, 1 दिन 2 दिन में, तो मशीनों द्वारा काम जल्दी होने लगा। ठीक है, और व्यापारी जो राजा है, व्यापारी वाला भी सुनिए, जो राजा है उसका किससे ज्यादा अच्छा संबंध होता था, जमींदार से, है ना, जमींदार। ठीक है, लेकिन इससे होता था, लेकिन अब राजा का संबंध किससे होता था, इधर व्यापारी का संबंध। व्यापारी भी बड़े चलाते हैं, राजा को अपनी तरफ कर लिया,
राजा उसकी तरफ हो गया, वो मतलब इसके द्वारा नहीं, वो सीधा ले रहा है अपना चीज जो भी उसको चाहिए, है ना। अब ये जो था ये टैक्स वगैरह कार्ड वार्ड देता था, अब जो व्यापारी है वही टैक्स वो राजा को देगा और राजा से अच्छे संबंध हो जाएंगे, तो राजा मतलब जो भी उसके पास पहले सारी जमीनें किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी, तो राजा थोड़ी बहुत जमीन दे ही देगा, है ना व्यापारियों को, इसीलिए व्यापारियों के साथ उसका संबंध भी अच्छा हो गया था। ये उदय का कारण, ठीक है, उदारवाद के उदय का कारण। अब देखेंगे इसके उदय का कारण क्या है। इसके उदय का दो कारण को देखेंगे, एक तो सामंतवाद, सामंतवाद, ठीक है, और दूसरा पूंजी। ठीक है, उदारवाद का उदय कैसे हुआ, सामंतवाद कमजोर होने लगा। क्या होने लगा, सामंतवाद का कमजोर पड़ना। तो सामंतवाद वो था जहां जमींदार और राजा की बातें मानी जाती थी, ठीक है। अब लोगों में पुनर्जागरण हो गया है, अब जब लोग स्वतंत्रता मांग रहे हैं तो फिर वो सब चीजों की स्वतंत्रता चाहेंगे ना, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, है ना, उनको तीनों स्वतंत्रता चाहिए। तो उसके लिए जो सामंतवाद था ये क्या हो गया, ये कमजोर पड़ गया, ठीक है। अब ये कमजोर पड़ गया तो क्या होगा, उदारवाद का उदय होना शुरू हो गया था, ठीक है। ये कारण था, जब सामंतवाद कमजोर पड़ने लगा तो उदारवाद का उदय होने लगा। और पूंजीवाद का क्या इसमें हुआ था, जब उदारवाद आ गया भाई, उदारवाद आ गया अच्छी तरह से, फिर पूंजीवाद का उदय शुरू होने लगा, ठीक है। पूंजीवाद का उदय होने लगा कैसे, अब जिस व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता जब मिल गई तो वो क्या करना शुरू करेगा, वो ये शुरू करेगा कि उसका खुद का अब सब कुछ हो, है ना। अब कुछ भी चीजें सरकार के हाथ में ना हो, सब कुछ उसके प्राइवेट हो, जैसे कि निजी कार्य करना शुरू कर देगा, है ना, निजी। जब निजी काम उसका होने लगेगा, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पूंजीवाद, ठीक है। तो ये जो पूंजीवाद, ये जो उदारवाद का उदय का कारण क्या रहा, पूंजीवाद का उदय होने लगा और सामंतवाद कमजोर पड़ने लगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा उदारवाद है, ये जो हमारा उदारवाद है, इसको मतलब लोगों ने कैसे लिया। अब उदारवाद भी ना तीन तरह का हमने पढ़ा, मैंने बताया था। एक तो पारंपरिक, आधुनिक और एक नकारात्मक वाला, सकारात्मक। अरे यार रुको एक मिनट, समकालीन तीन तरह से था, परंपरागत, पारंपरिक भी कह सकते हो, परंपरागत, और फिर दूसरा था आधुनिक। क्या हो रहा है, आधुनिक और समकालीन। तो ये जो परंपरागत था ये तो हमने पढ़ लिया, है ना। आधुनिक में क्या था, आधुनिक में यही था कि जैसे परंपरागत में क्या दिया गया था कि सारा स्वतंत्रता, पूरी की पूरी स्वतंत्रता इसमें मिलनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। एक लफ्ज में समझे तो क्या, पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन जो आधुनिक और समकालीन आया, इसमें क्या हो गया कि यार सकारात्मक वाले मिलने चाहिए स्वतंत्रता, कुछ चीजों पे काबू भी होना चाहिए सरकार का। पर जो हमारा परंपरागत था उसमें क्या था, उसमें सरकार का काम क्या था, उसमें सरकार का काम बस यही था कि जो सुरक्षा है लोगों की, है ना, जो कहीं बाहरी आक्रमण ना हो, ठीक है, बाहरी आक्रमण से बचाए, सरकार का काम बस इतना था, बाहरी आक्रमण से बचाए और लोगों की स्वतंत्रता का ध्यान रखे। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हो, है ना, किसी का मन ना हो फिर भी वो काम उसको करना पड़ रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है।
तो इसीलिए। लेकिन जो कुछ कुछ हम देखेंगे जो विचारक है उनका मानना क्या था, जैसे कि हम देखेंगे कि जो रूसो थे उनका मानना उनका दो प्रकार से था। एक तो जो व्यक्ति उसको पूरी समानता मिलनी चाहिए, मतलब लिंग के आधार पे भी, ठीक है, जाति के आधार पे भी, सब पे उसको समानता मिलनी चाहिए और स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए रूसो के अनुसार। और कांट के अनुसार ये था कि व्यक्ति जो है ना हमेशा साध्य बने, किसी का साधन ना बने। अब साध्य और साधन समझो समझो थोड़ा। साध्य साध्य क्या होता है और साधन। साध्य जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अपना काम करा रहा है, खुद से अपना काम करा रहा है, ठीक है, काम कराना कराना, ठीक है। और साधन क्या होगा, काम करना। एकदम कम उसमें समझे तो, मतलब छोटी सी लैंग्वेज, मतलब एकदम आसान भाषा में समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि साध्य वो होता है जो काम कराता है, साधन वो होता है जो काम करता है, ठीक है। जैसे कि समझो आप हो, ठीक है, इमेजिन करो आप हो। अब आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे ना कि आप काम कराएं किसी से। अभी कोई भी बच्चा हो, वो क्या कहीं जॉब वगैरह करता है, कहता है यार अब नहीं करूंगा जॉब, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं लोगों को खुद काम दूं, मैं खुद किसी के यहाँ काम वाम ना करूं, मैं तो एकदम उब गया। वैसे ही तो जो साध्य है ना उसका मतलब यही है कि वो काम कराता है, वो किसी के अंडर में नहीं रहता, उसका जो मन करता है वो वही करता है। ऐसा नहीं है कि यार बॉस ने बोला तो काम करना ही करना है। वैसे भी इतनी बेरोजगारी तो चल ही रही है देश में, तो कहीं भी काम कर ही लेना है, पर कराने वाला कम मिलेगा, ठीक है। जो साधन है वो क्या आएगा, ये हम लोग आ जाते हैं साधन। इसको ध्यान से समझो, साधन में तो हम ही आएंगे। क्या ये काम कराता है, करता है ना। अब जैसे कि साधन यही हो जाएगा कि जैसे कि आप हो, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, है ना, तो आपका आपका मन उब जाता होगा कि यार डेली डेली का वही काम हो गया। पता है इस टाइम पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा दुनिया का भी देख लेते हैं। जॉब तो मिल ही नहीं रही है लोगों को, इतनी बेरोजगारी आ गई है। अगर मिल भी रही है तो 10-12 हजार वाली नौकरी, और महंगाई महंगाई एकदम सिर के ऊपर से जा रही है। इतनी महंगाई, दूध के भी 1-2 रुपया जब देखो तब बढ़ता ही रहता है। कहाँ 25 में, कहाँ 30-35 में हो गया आधा किलो वाला, है ना। तो इतनी महंगाई बढ़ रही है और जो सैलरी, इसीलिए खान सर कहते हैं 5 साल, हाँ, पांडे कहते हैं 3 साल। अगर 3 साल अगर मान लो ना कि आप खाली एक चीज, खाली पढ़ाने में 3 साल यूट्यूब पे वीडियो डालो खाली, तो कहीं ना कहीं तो होगा यार। तो दुनिया में बेरोजगारी है, बट अगर 3 साल अगर किसी स्किल पे काम करोगे यू आर सक्सेसफुल। खान सर कहते हैं 5 साल, तो यार कुछ ना कुछ तो होगा यार। 3 साल अगर बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अगर 3 साल वो काम कर रहा है लेकिन उसके पास किसी भी चीज पे, जिस चीज पे काम कर रहा है, पर उसके बाद खाने को नहीं है, तो वो तो जॉब करेगा ना। हाँ तो वो तो है, बट अगर वो जॉब कर रहे हैं, जिंदा तो यार माता पिता है, इतना खिला देगा। अगर नहीं है तो माता पिता के पास भी होना चाहिए। आप स्किल नहीं, अपनी स्किल पे मत ध्यान दीजिए, पहले खाने पे ध्यान दीजिए। कहीं गुरुद्वारा है वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए। तो भिखारी थोड़ी ना है, इसीलिए हम नहीं हम स्किल भी देख रहे हैं कि हम स्किल भी सीख रहे हैं। ये भी तो देखो हम कुछ सीख रहे हैं। नहीं झेल पाओगे यार। खाना एक टाइम का खा लो, रात को सोने के लिए खा लो, बस 2 टाइम का खाना खाओ और बाकी 90% स्किल पे ध्यान दो, यू आर सक्सेसफुल बस। उसमें हमें क्या पता चलता है, उदारवाद में मेन बस यही है कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लोगों को, पूर्ण स्वतंत्रता हो। राजा का कार्य क्या हो, राजा का कार्य हो बाहरी आक्रमणों से बचाए और लोगों की स्वतंत्रता पर ध्यान दे। ठीक है। और 170 कंट्री 170 कंट्री ने इसको उदारवाद अपना रखा है और हर जगह स्वतंत्रता मिल रखी है लोगों को, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू ब्रो।